पूरा दिन पढ़ते रहो, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता जाएगा, फिर एक ब्रेक वो पॉइंट आएगा जहाँ पे आप नहीं कर पाओगे उसके आगे। आई लॉस्ट माई मदर इन 2014। उसके बाद सर मेरे फादर ने हाउस होल्ड चोर्स के साथ साथ मेरा जो छोटा भाई है उसको भी संभाला, एंड मुझे मेरे ऊपर कभी ये बर्डन नहीं आने दिया कि I have to compromise with my studies. But was there any external motivation? मेरे केस में ऐसा था कि मैं I am not a morning person. Okay. मैं उस मोमेंट पे ये तक सोच रही थी कि शायद मुझे इस साल ड्रॉप लेके और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। So आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स थे, मतलब जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं? फ्रेंड्स इज वन सीरीज जो मुझे बहुत पसंद है। गुजरात में रह के तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वन पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच आई वाज आस्क्ड इज दैट यू आर सिटिंग इन ढोलपुर हाउस, सो व्हाई इज इट कॉल्ड ढोलपुर हाउस? वाज देयर एनी प्लान बी? इसके बाद और एक अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। सरफरोश देखे बहुत सारे लोग आईपीएस बनना चाहते हैं, एंड व्हाट वाज योर लोएस्ट मोमेंट इन योर प्रिपरेशन? सो जैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ था प्रीलिम्स का, उसके बाद वो कुछ महीने टिल दिसंबर I focused on the preparing my mains, और उसमें मैंने सर आपका जो संकल्प का जो मेंस प्रोग्राम था वो भी लिया था। Did you make notes? Yes sir, आपने सर if we don't want to make notes आप इंश्योर करते थे कि हम नोट्स बनाएं, because you used to ask for the picture. Hello friends, welcome to Target UPSC. आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 2 हर्षिता गोयल, and we are so proud as a Target UPSC family. She has been our student, and हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारे 5 साल के जर्नी में, हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के जर्नी में, this has been our proudest moment. So before we start today's session, I would ask you few questions with respect to your journey, and क्या students mistakes करते हैं, कैसे उन्होंने वो mistakes avoid करने चाहिए, and through this interview I want you to help student with real guidance without any filter कि क्या क्या चीज़ें आपने सही की, कैसे आपने पूरा प्रिपरेशन किया। विद रिस्पेक्ट टू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी और वी आर गोइंग टू लुक इनटू योर एंटायर जर्नी। टू स्टार्ट विद, फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने कहाँ से पढ़ाई की, राइट फ्रॉम स्कूलिंग टिल योर ग्रेजुएशन? So sir, my entire schooling has been from Vadodara, Gujarat only. Okay. So after the primary schooling, I have done my bachelor's in commerce from Maharaja Sayaji Rao University of Vadodara. Okay. And after that, I pursued chartered accountancy and cleared it in 2021. Okay. After that, I was wondering what to do, and it was my father who guided me to pursue civil services, as I always had this feeling since my childhood that I wanted to do something for the society. Okay. However, I can do that through civil services is what my father was guided me. And were you topper across your journey? कैसा था, मतलब आपका 10th का जर्नी या सीए में did you, मतलब आपको अटेम्प्ट्स ज्यादा लगे, और कैसा था आपका पूरा जर्नी? मतलब पढ़ने का पहले से ही शौक था या इट वाज लाइक कि पढ़ना ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया? नहीं सर, पहले से ही शौक था, बिकॉज इट वॉज माई मदर, शी वॉज वेरी पैशनेट कि आई शुड गेट गुड ग्रेड्स एंड स्टडी वेल। सो पहले से ही अच्छे ग्रेड्स आ जाते थे, एंड सीए भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, सो बाय गॉड्स ग्रेस। यस सर। And मतलब as you said, the inspiration for the entire journey has been your father who guided you. Yes. But was there any external motivation, मतलब apart from your father's motivation, लेकिन कोई ऐसा event हुआ था आपके लाइफ में, या फिर या ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड आपको लगा कि जिस वजह से मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए या सोशल वर्क करना चाहिए, या व्हाट वाज द प्रॉब्लम व्हिच यू सॉ जिस दैट ट्रिगर्ड कि बेसिकली आफ्टर सीए सबको पता है कि एक हाई पेइंग जॉब मिलता है एंड यू वुड बी सेटल्ड, मतलब यू हैव एवरीथिंग टिक्ड इन योर बॉक्सेस, आपके फैमिली सपोर्ट अच्छा है, मतलब यू हैव क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई होप 50 लाख का पैकेज तो कहीं नहीं गया होता। सो ये रिस्क लेने के पीछे कोई ऐसा एक्सटर्नल मोटिवेशन या ऐसा शॉक मोमेंट था जिस वजह से आपने स्टार्ट किया? सर बचपन से ही जब मैं जो हम स्लम्स में या फिर जो रोड पे हम देखते हैं कि फैमिलीज रह रही होती हैं, बच्चे रह रहे होते हैं, तो उनको देख के मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी कि तब बचपन में समझ नहीं आता था कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं। और मेरी फैमिली का हमेशा से ही एक वो चैरिटी का एक नोशन रहा है, सो जितना हो सकता था मेरे फादर एंड मदर से वो उतना करते थे, बट आई यूज्ड टू थिंक कि अभी हमने हेल्प कर दी, बट व्हाट इज द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, कल कौन हेल्प करेगा उनको? सो तब वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, फिर मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि जब आपके पास वो अथॉरिटी होगी तो आप एक चेंज ला पाएंगे। सो उस वजह से शायद सर मुझे मोटिवेशन मिला, एंड उसको करने के लिए सर मैंने सोशल वर्क तो अपना जारी ही रखा। जैसे मैं खुद Were you associated with any NGO? I am associated with an NGO Believe Foundation based in Ahmedabad, which works for the thalassemia and cancer patients with a special focus on the kids. So they are doing a tremendous job. So I am associated there.
बट वो भी एक प्लेटफॉर्म था जहाँ जिसकी खुद की लिमिटेशंस है. है. So I wanted to do something permanent. So Permanent. that is why I thought कि civil services में आके ये चीज़ करी जा सकती है. राइट. एंड जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बोलते हैं कि मेरे लिए कोई कोट या मूवी या ऐसा बुक मोटिवेशनल पार्ट था, मतलब आपके लाइफ में ऐसा था कि कोई मूवी देख के आप इंस्पायर हुए? क्योंकि हमने देखा है सरफरोश देख के बहुत सारे लोग आईपीएस बनना चाहते हैं, या आजकल सोशल मीडिया पर इतने रील्स चालू है, मतलब इवन सिविल सर्वेंट्स आर पुटिंग आउट रील्स ऑन अ डेली बेसिस. तो was there some part related to the social media angle which also pushed you? ऐसा कुछ था आपके प्रिपरेशन? No sir, I No, don't okay, think that. But ये 12th फेल मूवी आई थी उसके बाद और जो मोटिवेशन था और वो बढ़ गया था कि वो जो मोमेंट है जब वो अपना रिजल्ट देखता है एंड फाइनली दैट इयर्स ऑफ हार्ड वर्क pays off. So इनफैक्ट हमारा जब रिजल्ट आने वाला था, हम जो एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट आएगा 22nd को, उसके जस्ट अ डे बिफोर आई वॉच्ड दैट सीन अगेन. ओके, रिजल्ट आ रहा है एंड राइट. सो दैट सीन इंस्पायर्ड मी अ लॉट. एंड बेसिकली ये तो आपका जर्नी था टिल योर ग्रेजुएशन, आपने सीए क्लियर किया. एंड सीए के बाद अब जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, आई थिंक दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन. तो मतलब क्या आपको लगता है कि आपके इस जर्नी में आपने क्या गलतियां की? मतलब इन द फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट आपको लग रहा है कि आपने मतलब क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के रहेंगे, वो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स 10 से, अब देख रहा हूँ कि नया ट्रेंड है कि 10 से 12 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं ऑलवेज सजेस्ट कि इतना जल्दी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. मैक्सिमम आप लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको सच में मोटिवेशन है लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से. सो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स थे मतलब जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं? सर पहला तो ये है कि स्टूडेंट्स अक्सर मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागते हैं कि मार्केट में कोई भी नया सोर्स आया या कोई भी हमने हमारे फ्रेंड से सुना कि ये पर्टिकुलर सोर्स बहुत अच्छा है, सो हम वो पर्टिकुलर सोर्स लेके बैठ जाएंगे. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सोर्स एंड इट कैन बी एनी सोर्स. जैसे आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सोर्स की लैंग्वेज मुझे ज़्यादा इजी लगती है या ये मुझे समझ आ रही है, सो आप वो सोर्स पढ़िए और उसको आप 5 बार पढ़िए इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड 5 different sources. So that would help. Apart from that, sir, my focus was also on the PYQs. PYQs help greatly because those PYQs have been asked before by UPSC itself. So we can know the pattern. उसका बेसिकली माइंडसेट है वो, यूपीएससी का माइंडसेट है. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई चीज हमारे पास नहीं है यूपीएससी का. Yes, one should focus on consistency and not take burden of this journey कि मुझे ये प्रेशर में अगर आप आके करोगे ना तो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म सर्वाइव ना कर पाओ, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. एंड इसके साथ साथ आपको देयर मस्ट बी सम एक्टिविटीज जहाँ से आपको थोड़ा एक प्रेशर रिलीज भी होता है. जैसे हम जो बोलते हैं कि आप पूरा दिन पढ़ते रहो, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता जाएगा, फिर एक ब्रेक वो पॉइंट आएगा जहाँ पे आप नहीं कर पाओगे उसके आगे. तो आपके हॉबीज क्या था इस फेज में? डिड यू फॉलो एनी, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सोशल वर्क एनजीओ व्हिच यू वर डूइंग, एनीथिंग व्हिच यू डिड टू रिलीज दैट टेंशन, प्रेशर आउट? सर आई लव पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग. सो कभी कभी मैं पेंटिंग करने बैठ जाती थी. आई ऑल्सो लव हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स. सो उनके साथ कहीं बाहर घूमने चले जाना या वॉचिंग मूवीज और सिंगिंग अ सॉन्ग. मतलब I have a lot of hobbies. And I used to try to create a balance between my studies and my hobbies because I am not a girl कि जो एक 12 घंटे या 16 घंटे का fixed rigid schedule follow करे, because that did not work for me. What I did instead was I tried to listen to myself. जब मुझे लगता है कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, I need a break, उस टाइम पे I used to keep my books aside and I used to take that break. And उस टाइम पे पढ़ाई का नहीं सोचना है. Otherwise you are taking that guilt कि मैं ब्रेक भी लिया है और मैं पढ़ भी नहीं पा रहा. और ऐसा कभी होता ही नहीं कि कंटिन्यूअसली आप 12 घंटे पढ़ो या कंटिन्यूअसली 10 घंटे पढ़ो. इट इज लाइक अ साइकिल. डेफिनेटली इट इज नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ऐसा नहीं होगा कि आपने बोला आज से नेक्स्ट 5 months कंटिन्यूअसली 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है. देयर आर गोइंग टू बी अ डाउन फेज. वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर इमोशनल. तो वो फेजेस में द बेस्ट पार्ट इज टू यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर गुड हॉबीज, जहाँ आप रिफ्रेश कर सकते हो अपने माइंड को. सिमिलरली इस पॉइंट पर कहीं यूपीएससी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू योर हॉबीज? मतलब एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन व्हिच यू रिमेंबर कि बहुत ट्रिकी था? No question on my hobbies was asked in UPSC. मेरा जो पूरा इंटरव्यू था थोड़ा इकोनॉमी रिलेटेड, करंट रिलेटेड ज़्यादा था, जहाँ पे मेरा 7 अप्रैल को था. तो उस टाइम पे जो टैरिफ जो यूएसए लगा रहा था वो काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक था. सो उस पर मेरी राय पूछी गई. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो गुजरात है जो मेरे डैफ में है, सो उसकी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में मुझसे पूछा गया. सो मोर ऑन द इकोनॉमिक पार्ट.
and there were a few unexpected questions as well. जैसे मतलब कुछ anything which you can Yes, remember? one particular question which I was asked is that you are sitting in Dholpur house. Okay. So why is it called Dholpur house? Okay. So this was the unexpected question. I did not know the answer of that. So I politely responded that, sorry sir, I don't know. I'll have to read about it. Okay. But that was a surprise question for me, Right, sir. right. So hobbies was one thing you did. Yes. Another thing which I wanted to ask कि as I've seen कि आपने CA किया है, आपका commerce background रहा है, and still you chose PSR as an option क्योंकि बहुत सारे students would be looking into it, and PSR पिछले 2 सालों से 3 सालों से has been rank 1 and most of the students मतलब अच्छा percentage है. So what was your factor behind taking PSR as an option? So there were 2-3 reasons. जहाँ पे एक चीज़ ये थी कि मैं पिछले 6 सालों से 7 सालों से कॉमर्स ही पढ़ते आ रही थी. So I wanted to learn something new. जहाँ पे सिविल सर्विसेज में मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिली कि मैं कोई दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट मेरे फील्ड से हटके कुछ चूज कर सकती हूँ. सो वो एक रीज़न था मेरा. उसके साथ साथ सर PSIR वॉज एन ऑप्शन जहाँ पे वो जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो उसकी पढ़ाई मुझे दूसरे GS के सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी. और एसे के साथ साथ जो फिलोसॉफिकल एसेज होते हैं उसके साथ साथ इंटरव्यू में भी काम आ सकता है. सो दैट वाज आल्सो अनदर रीजन कि जिसकी वजह से मैंने PSIR चूज किया. एंड आल्सो द इंटरेस्ट बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द थिंकर्स एंड ऑल दे पीक माय क्यूरियोसिटी. सो इट वाज आल्सो अनदर रीजन सर. And by God's grace you secured rank 2. Was there any plan B? इसके बाद और एक अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी? सर डेफिनेटली जब तक रिजल्ट नहीं आना था तब तक दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी चालू ही थी. चालू कर दी थी बिकॉज वी नेवर नो व्हेन टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. एंड अभी प्रीलिम्स तो आ ही रहे हैं 30 days में. सो वी नेवर नो. तो जब तक वी आर नॉट श्योर वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर प्रिपरेशन. सो जितना हो सका ट्राई किया बिकॉज एंजाइटी में इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी बट आई ट्राइड माई बेस्ट. एंड अगर इस अटेम्प्ट में नहीं होता सो आई वॉज क्लियर कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट जरूर दूंगी. और ये भी क्लियर था माइंड में कि मेरे पास 6 अटेम्प्ट है तो मैं 6 अटेम्प्ट पूरे के पूरे दूंगी. एंड आई थिंक सो इसके लिए आपके फैमिली का सपोर्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स. इंडिया में लुकिंग एट द सिचुएशन now the trend has been completely changing and you see so many girls clearing with flying colors. मतलब first rank 1, rank 2 and top 50 में भी we have almost 50% girls है. तो the trend is changing and मुझे लगता है इसके लिए आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे मतलब once again I am trying to put that point क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में या हम बहुत सारे पेरेंट्स इसको एक नॉर्मल एग्जाम की तरह देखते हैं, जैसे 10th में दिया था, 12th में दिया था या फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम कि बच्चा अटेम्प्ट दिया मतलब पास हो जाएगा. शी बीइंग कि उन्होंने हर एक एग्जाम टॉप किया है, शी हैज बीन टॉप मतलब CA में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर है, स्टिल शी टुक 3 अटेम्प्ट्स. तो मुझे यही बोलना है पेरेंट्स को कि पेरेंट्स ने जितना अगर इफ द बॉय और गर्ल इज स्टडिंग विथ हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी उसका सच में उसका एफर्ट दे रही है तो द पेरेंट शुड गिव 100% सपोर्ट. मतलब वो जो मेंटल प्रेशर आता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आई हैव बीन थ्रू दिस 6 अटेम्प्ट्स. मेरे भाई का मैंने देखा है, वी हैड quarrels कि यार कब छोड़ना है. तो मेरे भाई के वक्त it was his 5th attempt and 5th attempt का उसने इंटरव्यू दिया and he again started preparing for the 6th attempt. तो हमारे घर में ये था कि यार तूने MBBS किया है, अब 5 अटेम्प्ट हुआ है, you have given 2-3 इंटरव्यूज, नहीं हो रहा है, let's get back to medical field. And उस पर से we had some discussion कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़े conflicts भी थे. Yes. And during that phase my father was नहीं उसका मन है ना तो करने दो. एंड लकीली 5th अटेम्प्ट में ही कुड क्लियर इट. 6th में भी रैंक आया, लेकिन मुझे वो पॉइंट से लगता है कि पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आई क्लियर्ड इन 4th अटेम्प्ट, तो 3rd अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मतलब पापा ने ये बोला कि अगर होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो और भी अच्छा होगा, यू विल डू समथिंग रियली गुड, वी नो यू आर डूइंग हार्ड वर्क. उन्होंने बोला अगर कोई तू इतना हार्ड वर्क यहाँ कर रहा है तो लाइफ में अगर प्राइवेट सेक्टर में भी करोगे इतना हार्ड वर्क तो आप बहुत आगे जाओगे जी. तो मुझे यही बताना है पेरेंट्स को कि प्लीज आपके बच्चों को अगर वो सच में हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, दिस एग्जाम रिक्वायर्स लिटिल पेशेंस, लिटिल कंसिस्टेंसी, लिटिल टाइम एंड 100% अगर आपका बेटा या एनी ऑफ योर चिल्ड्रंस आर रियली वर्किंग हार्ड, प्लीज सपोर्ट देम इन दिस जर्नी. सर मेरी बात करूं तो आई लॉस्ट माय मदर इन 2014. उसके बाद सर मेरे फादर ने हाउस होल्ड चोर्स के साथ साथ मेरा जो छोटा भाई है उसको भी संभाला. एंड मुझे मेरे ऊपर कभी ये बर्डन नहीं आने दिया कि आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ माई स्टडीज. ही ऑलवेज टोल्ड मी कि बेटा जाओ आप अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से अपना ड्रीम अचीव करो और बाकी सब चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो. सो माई फादर हैज़ बीन बिगेस्ट सपोर्ट इन माई लाइफ
एंड उन्होंने कभी ये प्रेशर भी नहीं डाला मुझ पे कि मुझे ये चीज़ करनी है। उन्होंने यही बोला कि तुझसे होता है तो कर, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, राइट, तुझसे जितना हो रहा है उतना कर, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट वाज योर लोएस्ट मोमेंट इन योर प्रिपरेशन? मतलब क्या लगा कि यार मतलब यार ये एग्जाम नहीं देना, छोड़ना चाहिए, मतलब ऐसा फेज आया होगा आपके प्रिपरेशन में, आई नो, क्या ऐसा कुछ फेज था कि जब लगा कि यार लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी लास्ट 30 डेज है प्रीलिम्स के लिए, yes. या उस फेज से है कि 2-3 अटेम्प्ट दिए नहीं हो रहा है, अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो ड्यूरिंग दैट फेज हाउ डिड यू मैनेज कि आप डिड यू वेंट थ्रू दिस फेज? डेफिनेटली सर, मल्टीपल टाइम्स आई मस्ट से। जैसे अगर आपका पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि आप ये 3rd अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी कर पाओगे। एंड सर मैं मेरी बात करूँ तो लास्ट ईयर एट दिस टाइम इटसेल्फ जब प्रीलिम्स सर पे था, 1 महीना बाकी था या 1.5 महीना बाकी था, तब आई वॉज इवन नॉट श्योर अबाउट गिविंग द प्रीलिम्स, द 3rd अटेम्प्ट इटसेल्फ। मैं उस मोमेंट पे ये तक सोच रही थी कि शायद मुझे इस साल ड्रॉप लेके और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। बट आई डोंट नो, विद माई फ्रेंड्स मोटिवेशन, विद माई फैमिली सपोर्ट एंड दे टोल्ड मी कि नहीं तू कर सकती है, अभी भी टाइम है, अभी भी 1 महीना है और 1 महीने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप आज से भी स्टार्ट करो डेडिकेशन देके पढ़ना तो आप कर सकते हो। तो वही मैंने करने का ट्राई किया और फॉर्चुनेटली अच्छा किया कि सर मैंने ड्रॉप नहीं लिया। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई की, एंड मतलब हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी कंसिस्टेंटली, या व्हाट वाज योर एवरेज डेली रूटीन, क्या था प्रिपरेशन का? सर मेरा रूटीन जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो एसोसिएशन था सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था। इट इज़ अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द गुजरात गवर्नमेंट। यस। सो उसकी एंट्रेंस क्रैक करके आई वेंट देयर। सो वहीं पे मेरा पूरा रूटीन था कि लाइब्रेरी थी वहाँ पे। आफ्टर माई ब्रेकफास्ट आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी एंड वहीं पे मेरा शेड्यूल चालू हो जाता था। एंड रात को जब सोने जाना होता था तब हम वहाँ से जाते थे वापस। सो उस पूरे दौरान ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा दिन लाइब्रेरी में ही जाए, बीच बीच में ब्रेक्स लेना, लंच ब्रेक लेना, टी ब्रेक्स लेना, कभी फैमिली से बात करना, कभी मन ना हो रहा हो तो कभी बाहर एक घूमने चले जाना। सो एक बैलेंस था मेरा। और आई यूज्ड टू ट्राई कि डेली क्वालिटेटिव मेरे 7 से 8 घंटे निकलने चाहिए, बिकॉज हम 12 घंटे की अगर बात करते हैं तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि उन 12 घंटों में से आपके 8 या 9 घंटे ही ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपके क्वालिटेटिव होते हैं, या कंसंट्रेशन फुल इसमें है, मतलब हाईएस्ट कंसंट्रेशन लेवल है वो 7 से 8 घंटे में। तो मेरा एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता था। जैसे अक्सर काफ़ी लोगों का एक ये रूटीन होता है कि दे वेक अप अर्ली, बट मेरे केस में ऐसा था कि मैं मॉर्निंग, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। सो मैं उस चीज़ को मैं अपने आप को सुनती थी कि अगर मुझसे सुबह नहीं उठा जा रहा है तो मैं कोई बात नहीं 8 बजे से अपना दिन शुरू करूंगी, बट वो 8 बजे से फिर मैं आगे प्रॉपरली अपना क्वालिटेटिव टाइम दूंगी। एंड हर्षिता, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब व्हाट इज द स्टेटस, आप हो या यू प्लान टू जॉइन नाउ? नो सर, आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया भी मैं यूज़ करती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया था। इट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग आफ्टर ऑल, बट मेरे लिए ऐसा था कि जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ तब मेरा फ़ोन साइड पे होता है, तब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आप ब्रेक ले रहे हो, व्हेन यू नीड योर क्वालिटी टाइम अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, तब सोशल मीडिया भी मैं यूज़ करती थी। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ बैलेंस एंड इट डिपेंड्स कि सोशल मीडिया पे भी आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो। For me, I used to follow certain knowledgeable pages as well, and जिसने मुझे help भी करी in certain way in prelims as well. Examples? सर मुझे अभी example नहीं मतलब you used to get examples from those pages, मतलब जो हम आंसर राइटिंग में डाल peripheral knowledge जो हमारा डेवलप होता है हमारे सराउंडिंग से, सो वहाँ पे कोई पढ़ी हुई चीज़ मुझे कहीं पे क्लिक हो गई एग्जाम में एंड इस तरह से हेल्प हुआ। सो इट डेफिनेटली हेल्प्स। आफ्टर ऑल इट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, बट आप उसका एक प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन योर बेनिफिट सर। एंड एज यू हैव टोल्ड इन योर जर्नी कि आपने फर्स्ट 2 प्रीलिम्स क्रैक नहीं किया, सो जब आप प्रीलिम्स आपका मिस हो जाता था, मतलब मई में एग्जाम मिस हो गया, तो फ्रॉम देयर प्रिपेयरिंग टिल योर नेक्स्ट प्रीलिम्स, उस फेज में डिड यू प्रिपेयर ऑन मेंस, मतलब व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी उस फेज में? क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज प्रीलिम्स के बाद स्टूडेंट्स मतलब दे वेट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर कि फिर मैं मेंस प्रिपरेशन करता हूँ। तो आपने उस फेज में हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? सर जैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ था प्रीलिम्स का, उसके बाद वो कुछ महीने टिल दिसंबर आई फोकस्ड ऑन द प्रिपेयरिंग माय मेंस, और उसमें मैंने सर आपका जो संकल्प का जो मेंस प्रोग्राम था वो भी लिया था। Did you make notes? यस सर, आपने सर इफ वी डोंट वांट टू मेक नोट्स, आप इंश्योर करते थे कि हम नोट्स बनाएं, बिकॉज़ यू यूज्ड टू आस्क फॉर द पिक्चर्स आल्सो। हां, डेली ये था कि कंसिस्टेंसी की हर बच्चे ने भेजना ही है। यस। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, डेफिनेटली सर, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन थिंग व्हिच हेल्प्स इन एवरी स्टेज, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस इंटरव्यू एज वेल।
सो मेंस में भी जब मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था, तभी भी मेंस में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बहुत फोकस किया था। जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं हम PYQ से देखते हैं कि जो थीम्स होती है रिकरेंट, सो उस पे आप एक छोटी डायरी बना लीजिए, 5 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए एंड वो टॉपिक पे आपको जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं दिमाग में, बस वो आप लिख लीजिए। आई थिंक सो यू फॉलोड द संकल्प प्रोसेस, एकदम रिगरसली फॉलो किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स अ लॉट सर, बिकॉज़ उससे आपका वो एक थिंकिंग डेवलप होता है एंड इंटरलिंकेजेस भी डेवलप होता है। जैसे हम हमारे कोर्स में अगर आपने फर्स्ट लेक्चर GS2 में GS4 को लिंकेज में, मतलब दैट लिंकेजेस हैपन थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड एग्जाम में हमें सोचना ही है ना, इट इज नॉट कि हमें बुक से देख के लिखना है, एग्जाम में यू हैव टू थिंक। और आज की AI के जनरेशन में व्हाट आई थिंक इज कंटेंट सबके पास है, देयर इज नो मतलब डिफिशिएंसी ऑफ कंटेंट, देयर इज कंटेंट ओवरलोड। लेकिन हाउ मच ऑफ योर कंटेंट इज गोइंग इनटू योर ब्रेन? जैसे कैलकुलेटर फेज के पहले एवरीवन न्यू कि यार कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेटर हो गया, फिर मोबाइल फोन में हम कॉन्टैक्ट्स भूल गए। AI के इस समय में व्हाट आई थिंक इज पीपल वुड लूज द एबिलिटी टू थिंक। एंड एग्जाम में अगर आप थिंक ही नहीं कर पाए, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही डायरेक्टली आ रहा है, मतलब नो मैटर आप कितना भी पढ़ के जाओ मेंस में, यू मस्ट हैव रियलाइज 10 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट आपको, यू हैव टू बिल्ड दोस 20 क्वेश्चन। सो हाउ इज दिस प्रोसेस, मतलब उस पर क्या बोलना चाहोगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते हैं, मतलब इफ यू कुड टेल कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है मेंस प्रिपरेशन के लिए? सर नोट्स बनाना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और मेरा एक बैलेंस होता था। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रिपेयर्ड थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो संकल्प बैच से हुआ तो उसके नोट्स मेरे काम आए, और कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने जो अवेलेबल मार्केट में मटेरियल था समराइज फॉर्म में, उसका भी यूटिलाइजेशन किया। जैसे जो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आप स्पेक्ट्रम पढ़ के आप बार बार स्पेक्ट्रम ना पढ़ना चाहो, तो उसमें जो उड़ान जो बुकलेट्स है ओनली IAS की, तो वो मैं रेफर करती थी क्योंकि वो समराइज वे में अच्छे से दे देती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मतलब यू मेड नोट्स विद रिस्पेक्ट टू सम पार्ट, लेकिन अगर हम 1000 टॉपर्स देखेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड one thing is common, you're from Gujarat, rank 1 is from Delhi, 1000 people are from 1000 places, 1000 optionals, 1000 backgrounds, graduation. One thing is common, अगर आपको मेंस क्रैक करना है तो नोट्स, some part of your preparation has to be in the notes, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो अल्टीमेटली लिखना ही है, एंड नोट्स से जितना उसे एक्टिव मेमोरी में जाता है, बिकॉज ऑल ऑफ योर सेंसेस आर वर्किंग इनटू इट। सर इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट, नोट्स बनाना जरूरी है बट स्टूडेंट्स शुड आल्सो नो हाउ टू मेक देम, राइट, बिकॉज उसमें अगर आप जो इन्फॉर्मेशन लक्ष्मीकांत पे लिखी है फॉर एग्जांपल, आप वही इन्फॉर्मेशन आप वापस से नोट्स में लिख रहे हो, सो देयर इज नो पॉइंट। सो उसमें यू शुड नो कि व्हाट ऑल टू मेक इन योर, so notes should be a value addition instead of just copy pasting what is already given in a particular standard book. So maybe the examples, जैसे ethics के केस में मैं ये करती थी कि जो टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज होते थे वो रेफर करके उनमें जो मुझे लगते थे पॉइंट्स या ये एग्जांपल्स है जो आई कैन यूज, सो वो मैं एक अलग पेज पे एक बनाती थी कि ये सारी चीज़ें मैं अपने आंसर्स में यूज कर सकती हूँ, या फिर कीवर्ड्स हो गए या फैक्ट्स हो गए, सो वो सारी चीज़ें अलग से जॉट डाउन करके, सो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी ना हो और वो एक तरह से फिल्टर आउट हो जाए कि कहाँ जो क्रीम इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने आंसर्स में यूज कर सकती हूँ। नोट्स मतलब बेसिकली व्हाटएवर पॉइंट्स व्हिच यू थिंक आर इंपॉर्टेंट, या फिर जो चीज़ आप रेगुलरली भूल रहे हो या आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट लेकिन हर बार भूल जाते हो, I think so those things can definitely come into the notes. जैसे लक्ष्मीकांत जैसी बुक है, it is already summarized, filtered है। Yes, अब आप उसके भी नोट्स बनाने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट। So how did you associate with Target UPSC? आपने कब मतलब Target UPSC को फॉलो करना स्टार्ट किया? And as you told me कि current affairs marathon was also one of the thing you followed. Yes. And Sankalp means I think so you joined the CSAT batch also. Rishi sir, I was looking into Parishram test series, you were also part of it. मैं जब we were looking into our portal. Yes. So how was your experience with Target UPSC? सर Target UPSC helped a lot in my preparation. As I mentioned कि आपके जो मेंस प्रोग्राम के साथ मैं एसोसिएटेड थी, तो उससे भी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आई एंड ये भी पता चला कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए। उसके साथ साथ सर जो आपके मैराथन सीरीज थे, सो दोज हेल्प्ड अ लॉट। जैसे लास्ट ईयर आपने आई थिंक 2 वीडियोस डाले थे, 12 आवर्स एंड 6 आवर्स वाले, सो वो भी मैंने सारे देखे थे, बिकॉज उसमें क्या था कि आपने करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था, और उसमें से क्वेश्चंस भी आए थे, सो वो काफ़ी आपकी सीरीज ने हेल्प किया था। एंड डेफिनेटली सर मतलब आपके लेक्चर्स सही में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। व्हाट हैपेंस इज बीइंग अ स्मॉल इंस्टीट्यूट फॉर अस, स्टूडेंट सिलेक्शन, स्टूडेंट्स मतलब एस्पिरेंट सिलेक्शन, या फिर जब कोई टॉपर आता है एंड ही रिकमेंड्स कि वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस उन्हें हेल्प किया, तो वो हमारे लिए उससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं है, या उससे ज़्यादा हैप्पीनेस कुछ नहीं है। मतलब मॉनेटरी हैप्पीनेस से ज़्यादा मैं हमेशा हमारे टीम को बोलता हूँ यार कितने व्यूज़ आए वीडियोस पर, या कितने लाइक्स आए, व्हाट इज़ द कमेंट स्टूडेंट आर लिविंग, क्योंकि अल्टीमेटली
मैस्लो के थ्योरी में अप्रिसिएशन इज द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेजर्स। मॉनेटरी एक बार आपका सेटल्ड है तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेदर वट एवर यू आर टीचिंग इज बीन एक्सेप्टेड, इज बीन लाइक्ड बाय स्टूडेंट। तो हमारे लिए ये जो आपने बोला कि दिस मोटिवेट्स फर्दर हार्ड वर्क। आपके लेक्चर्स में सर एक चीज़ ये भी मुझे अच्छी लगती थी, जैसे मैराथन सीरीज़ की ही बात करूँ तो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है करंट अफेयर्स का, या आप जो एग्रीकल्चर रिलेटेड भी आप सीरीज़ डालते थे, इकोनॉमी रिलेटेड भी डालते थे, तो उसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके रिलेटेड जो आजू बाजू जो रिलेटेड टॉपिक्स है जो पूछे जा सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में है तो वो नहीं पूछेगा, उसके रिलेटेड जो चीज़ है उस पे फोकस करेगा। तो वी ट्राई टू लिंक ऑल द टॉपिक्स टुगेदर। सो जो उसके पेरिफेरल टॉपिक्स है आपका फोकस उस पे भी जाता था, तो वो चीज़ एक अच्छी थी कि जिससे एक होलिस्टिक कवरेज हो जाता था चीज़ों का। इन दिस लास्ट 30 days व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस टू आवर एस्पिरेंट्स कि यार क्या करना चाहिए कि इस 30 days में एज दे वुड बी लुकिंग टू इनटू ऑल द इंटरव्यूज, तो व्हाट इज द लास्ट 30 day mantra which you would like to give to all the prelim students who would be preparing or who would be giving on 26th May? सर लास्ट 30 days में आई वुड एडवाइस कि आप कोई न्यू सोर्सेस अभी मत स्टार्ट करिएगा, बिकॉज आपने इनफ पढ़ाई करी है, इनफ सोर्सेस पढ़े हैं। अभी लास्ट 30 days में आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपके सोर्सेस हैं उसको आप बार बार रिवाइज करने पे फोकस करिए। जितना आप रिविजन करेंगे उतना ही आपको आगे मेन एग्जाम में, प्रीलिम्स में चीज़ें याद आएगी। उसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर रीडिंग है या जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का रिविजन करते रहिए। और जो PYQs है, बिकॉज लास्ट क्लास में आपकी जो PYQs है उसकी वजह से भी आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है एग्जाम्स में। सो डोंट स्टार्ट विद एनी न्यू सोर्स, जस्ट जो आपने किया है उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने इतनी मेहनत की है तो ज़रूर हो जाएगा आपका। As rightly said, and students should excessively focus on the covering the static part, current affairs revision and PYQs in the last 30 days. And I've also seen your interviews also, and you faced a lot of challenge just before your mains examination. And मैं जानना चाहता हूँ कि how did you keep yourself mentally very strong during this phase? क्योंकि आपने इतना मेहनत किया and just before the exam you had typhoid. Yes. तो can you tell me, brief me about the entire journey and क्या आपका process चल रहा था mind में? सर एक तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था एंड फर्स्ट मेंस थी, सो ऑलरेडी देयर वाज प्रेशर के मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है बिकॉज कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो उस केस में एग्ज़ाम के जस्ट एक हफ्ते पहले बीमार पड़ जाना, टाइफॉइड हो जाना, सो इट वाज रियली अपसेटिंग फॉर मी बिकॉज आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड बहुत मेहनत कर रही थी मैं कि अच्छे से एग्ज़ाम दूँ। फिर ऐसा हुआ कि अब इस वजह से अगर मेरा परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, सो आई डोंट नो, आई वॉज अपसेट। बट उस पॉइंट पे सर मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने मुझे कांस्टेंट मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, तूने अब तक बहुत पढ़ा है, अभी अगर तू लास्ट के डेज में नहीं भी पढ़ रही है सो इट इज़ फाइन, टेक रेस्ट। फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत था एंड वो इनर विल पावर था कि नहीं अब तक किया है तो अभी ये भी चीज़ कर सकती हूँ। काफ़ी टॉपर्स है जो इससे भी ख़राब कंडीशंस में आके भी बाहर आते हैं। सो आई एम इवन इनफैक्ट प्रिविलेज्ड कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं। तो सर उस पॉइंट पे मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि लास्ट में अगर आपके पास चैलेंजेस आते भी हैं बट आप वो लास्ट के एक हफ्ते में आप पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। जैसे मेरे केस में मेंस की पढ़ाई थी तो मैंने पिछले 2-2.5 महीनों से कांस्टेंट टेस्ट लिखे थे, फुल लेंथ टेस्ट मैंने करीबन 25 से 30 टेस्ट लिखे थे। एंड मुझे लगता है रियल मेंस का प्रिपरेशन जब आपने प्रीलिम्स क्रैक नहीं किया, मतलब यू कुड नॉट क्लियर योर सेकंड प्रीलिम्स, जब से आपने स्टार्ट किया मतलब फोकसिंग ऑन योर मेंस प्रिपरेशन, दैट वाज द एक्चुअल preparation and the last writing full length test between prelims and mains. full length जो टेस्ट होते हैं सर it definitely helps, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के क्या होता है कि हम concepts एंड ये सब चीज़ें नोट्स बना लेते सब है, पर अगर आप उसको लिख ही नहीं पाओगे पेपर पे, जो आपको 250 वर्ड्स में आपको जो एक्सप्रेस करना है, अगर आप वही नहीं कर पाओगे so there is no point of anything, right? So writing helps a lot और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। So मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, जैसे मैं अहमदाबाद में थी तो वहाँ पे सिम्बायोसिस IAS करके इंस्टीट्यूट है तो उनकी टेस्ट सीरीज़ ली थी एंड ओनली IAS का सीजन प्रोग्राम था तो वो भी किया था। सो टेस्ट मैंने बहुत लिखे थे सर, और वही जो मेरी राइटिंग जो टेस्ट थी और उससे जो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई कि ऑन स्पॉट आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको एक आंसर 7-7.5 मिनट में जो लिखना है वो वहाँ से डेवलप हुआ। सो भले मैं लास्ट के एक हफ्ते इतना नहीं पढ़ पाई बट जो पहले की मेहनत की हुई थी वो आगे रिफ्लेक्टेड। यस, एंड स्पेशली मेंस प्रिपरेशन में लास्ट फेज में इतना ज्यादा टेंशन प्रेशर होता है क्योंकि इतना सारा पढ़ना है। yes. तो वो आपका रियल प्रिपरेशन इज
जो आपने पहले 5-6 महीने किया है, जो Yes. एक्चुअल मीन्स प्रिपरेशन, आपने पूरा कंटेंट रेडी किया है, आपने डेली आंसर राइटिंग किया है एंड टेस्ट सीरीज, दैट इज द एंटायर प्रिपरेशन. वो लास्ट दिन आप क्या कर रहे हो उससे ज्यादा ये द एंटायर प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड एज आई कैन सी यू कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर होम टाउन अहमदाबाद एंड वडोदरा से ही आपने कंप्लीटली प्रिपेयर किया. सो इज देयर एनी ड्रॉबैक प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम टाउन, या शुड वी गो टू एनी जैसे सेंटर्स दिल्ली जाते हैं लोग, लखनऊ जाते हैं, या टू देयर सेंटर्स, या you completely prepared on your own? मतलब did you find any drawbacks not being going to Delhi, या फिर what is your take on that part? सर आई फील कि दिल्ली जाना या कहीं पे ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर से भी पढ़ सकते हैं. यू शुड जस्ट नो व्हाट टू प्रिपेयर. What to prepare? अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगा तो आप घर बैठे बैठे भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं. उसके लिए दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं. मैं खुद भी नहीं गई थी. मेरे लिए ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पता नहीं था कि कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, किस वे में प्रिपरेशन होनी चाहिए. So after I went to SPIPA, the institute I mentioned, तो वहाँ पे एक इकोसिस्टम मिल गया, जहाँ पे लाइक माइंडेड जो स्टूडेंट्स थे, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, उनसे बात करके मुझे और आइडिया आया कि किस वे में प्रिपेयर करना चाहिए. सो आई सजेस्ट कि आपका एक छोटा अगर 2-3 स्टूडेंट्स का पीयर ग्रुप होगा, सो इट कैन हेल्प एक्सपोनेंशियली. क्योंकि वहाँ पे अगर आप कहीं पे लैक कर रहे हैं विच यू डोंट नो, तो आपको उनसे बात करके पता चलेगा कि हाँ इस वे में प्रिपेयर किया जा सकता है. एंड में सर सबके सुनने के बाद आपको फिर ये भी नॉलेज होना चाहिए कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है. ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी का भी आप फॉलो करें. तो एज राइटली साइड की 1000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं, तो 1000 अलग पाथ्स है. यस. एंड एवरीवन हैज मेड देयर पाथ. यस. दे आर नॉट जस्ट फॉलोइंग ब्लाइंडली कोई स्पेसिफिक पाथ है, या प्रीवियस कोई टॉपर का पाथ है उन्होंने फॉलो कर लिया. उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से. सारे टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल है, सारा कंटेंट अवेलेबल है. स्टिल ऐसा नहीं है ना कि सिलेक्शन हो रहा है या आप हार्डवर्क करके भी सिलेक्शन हो रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दोस. यू विल हैव टू फिल्टर आउट. एंड सर आज की डेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पे भी कमी है, ओवर गाइडेंस. यस. तो यू शुड नो कि कैसे फिल्टर आउट करें. तो उसके लिए आपको जो हम बोलते हैं फोमो में आने की जरूरत नहीं है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ तो शायद मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा. आप घर बैठे बैठे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. बस आप में वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप वो अच्छे से डेडिकेटेडली करें. जैसे मेरा था कि मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती थी, सो आई चोज दैट. सो एवरी स्टूडेंट हैज़ देयर ओन सेट ऑफ वे ऑफ स्टडिंग. तो वो उसको आइडेंटिफाई करना है और उस वे में प्रिपेयर करना है. आपने डिसिप्लिन कैसे लाया? मतलब द लास्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट वाज द हैक टू हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ इन दिस लास्ट फेज? मतलब क्या ऐसे चीज़ें की जिससे आपके प्रिपरेशन में एक डिसिप्लिन आया? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि इतना फास्ट पेस लाइफ हो गया है. पीपल आर स्क्रोलिंग इंटरनेट, 10 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट यूट्यूब पर है, या फिर दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है. तो वो डिसिप्लिन लाने के लिए एनीथिंग विच यू फॉलोड दैट हेल्प्ड यू? सर डिसिप्लिन के लिए मैंने थोड़ी अपने आप से रिजिडिटी कम की. क्योंकि अगर हम एक्सेसिव रिजिड बना देंगे हमारा शेड्यूल, तो अक्सर उसमें इनडिसिप्लिन के चांसेस ज़्यादा है. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. सो उसमें मैंने अपने आप को एक स्पेस दी कि जैसे हम अकाउंटेंसी में बोलते हैं कि प्रोविजन रखना चाहिए चीज़ों में, तो वैसे मैंने टाइम के साथ साथ टाइम में भी प्रोविजन रखा कि अगर मैंने 1 घंटा अलॉट किया है कि मैं इस सब्जेक्ट को 1 घंटा देना चाहती हूँ, साथ में मैं 10 मिनट रखूँगी कि शायद एक का 1-10 भी हो सकता है. सो वो प्रोविजन रहेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, प्रेशर नहीं रहेगा, तो उससे ईजी बन जाएगा थोड़ा हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट करना. रात को सोते समय अगर आप दिमाग में एक टारगेट सोच के सोएं कि कल के दिन में मुझे ये चीज़ें करनी है, भले आपने टाइम डिसाइड नहीं किया कि कब से कब तक करूँ, बट वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए. अब उसमें आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी देर सोना है दोपहर में या ब्रेक लेना है, वो सब आप करिए, बट आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए. मतलब वो टारगेट से पहले सोना नहीं है. नेक्स्ट मतलब दैट इज टू बी द डिसिप्लिन व्हिच यू हैव टू फॉलो. कि ठीक है आप टारगेट्स बनाइए, फिक्स टारगेट नहीं हो सकते, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रह सकती है. लेकिन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक वो सारा जो आपने डिसाइड किया है प्रीवियसली वो कंप्लीट होना चाहिए. दैट हैज टू बी डेफिनेटली सर. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो आपका वो जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी नेसेसरी. डिड यू वॉच मूवीज बिटवीन द पीरियड या व्हाट वाज योर मतलब? डेफिनेटली सर. मतलब जैसा कि मैंने कहा कि मेरा एक बैलेंस होता था बिटवीन स्टडीज एंड द एंजॉयमेंट. सो काफ़ी वीकली मैं ऐसे मूवीज़ देखने का मन करे या सीरीज़ हो गई या कुछ यूट्यूब पे देख लेना, सो वो सब भी मैं मतलब मेरे प्रिपरेशन में आई फॉलोड सीरीज, बहुत सारी सीरीज. मतलब ड्यूरिंग दोस ब्रेक्स की लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है प्रिपरेशन, टू गेट बैक to that थोड़ा सा mind relax करने के लिए you watch series. Did you follow that also? Yes. I love watching series and movies, तो मैं वो भी Any favorite one?
सर फ्रेंड्स इज वन सीरीज जो मुझे बहुत बहुत पसंद है. So ड्यूरिंग कभी- लंच टाइम, डिनर टाइम, Yes, yes, yes. Yeah. आई कैन कोरिलेट विद दैट. दूसरा सर गुजरात में रह के तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज Oh. सीरीज को कभी भी आप कोई भी एपिसोड लगा के बैठ जाओ तो देख सकते हो. सो डेफिनेटली सर ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं. तो पढ़ाई के साथ साथ, बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे, बिकॉज आप एक मशीन नहीं है सर. राइट. सो आप इंसान हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, कब आपको ब्रेक की ज़रूरत है. सर मैं बार बार इसी चीज़ पे एक प्रेशर डालना चाहूँगी कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. So thank you so much, Harshita, for this amazing interview and giving us time. I And hope once sir I could do justice right, to the students and to you. yes, And it was an honor meeting you sir in person. right. I never thought के ऐसे आपके सामने ऐसे बैठ के मैं It's आपसे बात करूं. honored for the entire Target UPSC team. And as I said, we had rank 44 2 years back. She was also posted in Gujarat. I came for her interview. And मतलब I never dreamt कि कोई student top 10 में आएगा. And when I saw Harshita Goel, I said यार मतलब I confirmed it twice. मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था हर्षिता गोयल, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं लेट मी कंफर्म, क्योंकि क्या होता है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट विद सिमिलर नेम्स आजकल. Yes. इतना ये हो रहा है, एंड आई डिड नॉट वांट टू जंप ऑन कि नहीं हमारे ही स्टूडेंट है, तो आई थॉट मैंने डिलीट कर दिया वो. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले सर आपने डिलीट क्यों कर दिया, कि वाज इट लाइक क्या फेक कर रहे हो. देन आई फिर से मैंने कंफर्म किया, आई कॉल्ड वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, दे आल्सो हैड यू डिड PSR कोचिंग हमारे Yes. शुभ्रा रंजन मैम के पास. तो आई क्रॉस चेक कि सेम नंबर है एंड ये है. देन आई अगेन पोस्टेड इट. सो हमारे लिए भी, एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट मूवमेंट इन द एंटायर टारगेट UPSC जर्नी, एंड वी आर सो हैप्पी Thank you. to have you as our student. Thank you. Thank you so much.